नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। वक्त हो चुका है हमारे खास प्रोग्राम बिग एजेंडा का। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद मोदी सरकार अब एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे रखकर तेजी से बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या मोदी सरकार के रिफॉर्म्स से विकास को मिलेगी तेज रफ्तार? इन्हीं मुद्दों पर आज यही है हमारा बिग एजेंडा। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद अगले 1 साल तक सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इससे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना आसान हो सकता है। तो क्या यही वजह है कि मोदी सरकार ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया था? आर्थिक सुधारों की शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र से की जा सकती है। इसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया जाएगा। अगर सरकार रिफॉर्म्स की राह पर आगे बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने और रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगले साल की शुरुआत में सिर्फ जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के चलते मोदी सरकार ने कुछ अहम फैसलों को टाल दिया था। इसलिए सरकार के लिए पॉलिसी रिफॉर्म करना आसान हो सकता है। अगले साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे, जहां बीजेपी जेडीयू से सत्ता छीनने की कोशिश करेगी। हालांकि सरकार ने कुछ फैसले लेकर इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है। सरकार ने डीजल को डी कंट्रोल कर दिया है। साथ ही नेचुरल गैस की कीमतें $4.2 प्रति यूनिट से बढ़ाकर $5.7 प्रति यूनिट करने का फैसला लिया है। इसके पहले रंगाराजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यूपीए सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतें $8.4 प्रति यूनिट करने का फैसला किया था। लेकिन चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के बाद फैसला 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाया। वहीं सरकार डीबीटी पर भी फैसला ले चुकी है और इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं सरकार ने पिछले हफ्ते ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े बदलाव किए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस बदलाव के बाद जो नई टीम बनी है उससे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तेज किए जाने के संकेत मिलते हैं। सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने अरविंद सुब्रमण्यम को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है, जबकि राजीव महर्षि को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का पद दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में सरकार के कामकाज का असर दिख रहा है। सरकार तेजी से फैसले ले रही है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो रोज के 5 डिसीजन ले रहे हैं। उसमें उस दिन उन्होंने डिसीजन दिया, उसमें कहा कि इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया है। इस प्रकार से इंडस्ट्री और बिजनेस के ओरिएंटेड काफी काम हो रहे हैं। ये सब फायदा आगे जाके आप देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अप्रैल-जून क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 5.7% रही थी, जो 9 तिमाहियों में सबसे अधिक है। हालांकि जुलाई और अगस्त महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ 0.4% ही रही। मोदी सरकार इन्वेस्टमेंट रिवाइवल की कोशिश भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कैंसिल किए गए कोल ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी चल रही है। वहीं सरकार कोल ब्लॉक्स के डीनेशनलाइजेशन पर काम कर रही है, यानी खनन में प्राइवेट कंपनियों को बड़े पैमाने पर मौका मिल सकता है। सरकार दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर भी काम कर रही है, जिसका सुझाव फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया था। इसके साथ ही मोदी सरकार ने श्रम सुधारों की तरफ भी कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए बाकायदा श्रमेव जयते कार्यक्रम शुरू किया गया है। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एवं जयते की है। तो क्या अब रिफॉर्म्स की गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सत्ता आने पर देश की जीडीपी में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाले राज्य बीजेपी के होंगे। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अब बीजेपी की अगुवाई वाले होंगे। माना जा रहा है कि केंद्र और इंडस्ट्री के लिहाज से अहमियत रखने वाले 2 बड़े राज्यों में समान सोच की सरकार होने से ग्रोथ में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी का परचम लहराने से न केवल पार्टी को देश में राजनीतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि देश की जीडीपी को भी तेज करने में आसानी होगी। ताजा जीत के बाद जीडीपी का करीब 40% हिस्सा बीजेपी की सरकार वाले राज्यों से आएगा। आंकड़ों के मुताबिक देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा 16.5% हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, जबकि जीडीपी में 7.5% से अधिक हिस्सेदारी के साथ बीजेपी की सरकार वाला गुजरात दूसरे नंबर पर है।
बीजेपी की सत्ता वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जीडीपी में 4.25% की अहम हिस्सेदारी रखते हैं। हरियाणा भी 3.5% की हिस्सेदारी के साथ जीडीपी और इंडस्ट्री के लिहाज से तरक्की वाला राज्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही सरकार है और राज्य का कुल जीडीपी में 1.5% का योगदान है। जानकार मानते हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से राज्यों और निवेशकों दोनों को ही फायदा होगा। केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू करना चाहेगी, राज्य सरकार उसे भरपूर सपोर्ट देंगे और अमल भी करेंगे। इस लिहाज से जीएसटी लागू करने, जमीन अधिग्रहण में, श्रम सुधार लागू करने में और बिजली के क्षेत्र में सुधार पर बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। वहीं राज्यों के लिए केंद्र सरकार से पर्यावरण और FIPB मंजूरियां हासिल करने में आसानी होगी। नई सरकार को भी बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया कैंपेन को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ इस वक्त वेणुगोपाल धूत है, आप चेयरमैन हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त निरंजन हीरानंदानी है, आप को फाउंडर एंड MD हैं। निरंजन हीरानंदानी के आप दोनों देश के आर्थिक मामलों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। हीरानंदानी जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अब फैसले लेना आसान होगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों ही जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है? मेरे अंदाज से होना ही चाहिए। केंद्र सरकार के हिसाब से तो शुरुआत हो गई है, लेकिन स्टेट के लेवल पर इतना अड़चन आ रहा था कि हम अटक गए थे। काफी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेट हो रहा था, नहीं हो रहे थे, और उसके कारण अभी हम समझते हैं कि देयर विल बी अ कनेक्टिविटी एट द सेंटर एंड स्टेट, बिकॉज एक ही पार्टी होगी। सो नो डिस्कनेक्ट, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। जैसे बीपीटी में बात चल रही है, नितिन गडकरी साहब ये शुरुआत की है। मुंबई की जो कनेक्टिविटी रहेगी बीपीटी के साथ और उनके डेवलपमेंट प्लान्स वो स्टेट गवर्नमेंट एक साथ में कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट के हैं, वो नेशनल लेवल पर हमें क्लियरेंस चाहिए, और लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों सरकार एक होने के कारण एक फायदामंद रहेगा। और दूसरी बात रही है जो ज्यादा कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो शिवसेना और बीजेपी के साथ में है, मिलीजुली वहां रूल है। तो मेरे अंदाज से एक कनेक्टिविटी रहेगी केंद्र सरकार में, बीजेपी शिवसेना, सेम फॉर स्टेट लेवल एंड सेम फॉर कॉरपोरेशन। किसी को बहाना नहीं मिलेगा कि लोकल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और सेंटर लेवल पर भी, तीनों लेवल पर कहीं ना कहीं अगर यही कोऑर्डिनेशन रहे तो ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ये बात तो कहीं ना कहीं सही लगती है। वेणुगोपाल जी, जीएसटी को लेकर बीजेपी शुरुआत से कमिटेड रही है, अब कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इसे लागू करने को लेकर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जीएसटी जैसे में स्टेट का साथ चाहिए, तो जितने स्टेट साथ में आ जाएंगे उतना अच्छा ही है। और हरियाणा तो ऑलरेडी मेजॉरिटी है, महाराष्ट्र में भी नियरली सरकार बीजेपी की बन जाएगी, तो एग्जिट पोल में भी आ गया था। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। और जो सरकार का खाली एक ही नारा नहीं है कि उनको जीएसटी करना है, उनके काफी काम है उनके पास करने के लिए। सबसे पहले करंट अकाउंट डिफिसिट करना, करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो कम करना है, रूपी को स्टेबल करना है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट कम करना है, फिर फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है। ये सब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। वो करने के लिए स्टेट का साथ चाहिए, देश के सभी लोगों का साथ चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। इसी कारण आप देखेंगे कि मार्केट में भी इसका बहुत बड़े जोर से स्वागत किया है। जी हाँ, मार्केट ने भी आज काफी इसका स्वागत किया और करीब निफ्टी 100 अंक ऊपर उठा है, ऊपर चढ़ा है, जो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव नतीजे हैं। वैसे हीरानंदानी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन ब्याज दरें नहीं घटाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए या उठा सकता है रिजर्व बैंक? इंटरनेशनल कॉस्ट है, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, मेटल्स, ये कम होते जा रहे हैं। तो और उसकी जो हम लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हम कर रहे हैं, तो उसके जो फायदा होगा, हमारे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और ओवरऑल जो बूस्ट ऑफ इकोनॉमी करने के कारण वो बहुत ही फायदामंद रहेगा। दूसरी बात है कि हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नर साहब कह रहे हैं जब तक ये
इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, हम ब्याज कम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमें ये ब्याज कम करने की आवश्यकता है। हम इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारे जो एक्सेसिव ब्याज है वो हमको नॉन कॉम्पिटिटिव बना रहा है, और मैं समझता हूं कि जैसे ब्याज भी कम हो जाए और इंटरनेशनल रेट्स कम हो जाए तो ये जीडीपी ग्रोथ है। बिल्कुल, ब्याज दरें इंटरनेशनल रेट से कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज्यादा है और वो हमें नॉन कॉम्पिटिटिव बना रही है, इसलिए ब्याज दरों पर भी अब रिजर्व बैंक को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ये मानना है इंडस्ट्री का, ये मानना है जानकारों का। लेकिन वेणुगोपाल जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, सरकार ने पिछले 3-4 महीनों में रिफॉर्म्स को लेकर जो प्रक्रिया शुरू की है, जो योजनाएं लॉन्च की है, और अब जिस तरह से मैंडेट मिला है, इससे आप इकोनॉमी को क्या फायदा होते देखते हैं? ये रिफॉर्म का फायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये ग्रोथ रिफॉर्म जो भी है इसकी जब बड़ी वैल्यू रहेगी जब ये जाएंगे टू द पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। जब उनके हाथ में ये ग्रोथ के फल जाएंगे तभी इसका फायदा होगा, तभी ये सब रिफॉर्म्स वगैरह का फायदा होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और इसका फायदा जब पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड को हो जाएगा तो उनके हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आने के बाद वो खर्चा करेंगे, इकोनॉमी मूव होने लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी थोड़ी पीछे आ रही है बढ़ जाएगी, थोड़ा इन्फ्लेशन होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक अपना अपना काम करते रहेगी। बिल्कुल, सबसे आखिरी पायदान पर जो खड़ा है शख्स उस तक फायदा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इस रिफॉर्म का फायदा होगा। आप दोनों लोग मेरे साथ रहिए, बहुत ही अहम बातें कर रहे हैं हम रिफॉर्म्स पर, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजा है, उसके बाद इंडस्ट्री को क्या फायदा हो सकता है, इकोनॉमी को क्या फायदा हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बिग एजेंडा जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिग एजेंडा बिग रिफॉर्म्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार अब बिग रिफॉर्म्स की ओर बढ़ चली है। एक खास पैनल है, उस समय इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक स्पेशल रिपोर्ट और दिखाते हैं। सरकार टैक्स रिफॉर्म्स की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि सरकार के कई ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो काफी समय से लटके हुए हैं, लेकिन रिफॉर्म्स को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। आने वाले वक्त में मोदी सरकार की नजर कुछ उन अहम मुद्दों पर होगी जो विकास की गति को गति देने वाले साबित होंगे। इसमें सबसे पहला कदम है जीएसटी को लागू करना। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसौदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार सेंट्रल सेल्स टैक्स में कटौती के बदले राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे का बकाया भी अगले कुछ महीनों में चुका देगी। इस कदम से राज्यों का रुख नरम हो सकता है और वो नया टैक्स सिस्टम अपनाने पर राजी हो सकते हैं। जीएसटी के 1 अप्रैल 2016 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। पिछली सरकार के द्वारा लाई गई भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने की तैयारी चल रही है। ग्रामीण विकास का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 27 जून को राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों, राजस्व मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में बिल में बदलाव के लिए राज्य सरकार से सुझाव भी मांगे गए थे। इस मुद्दे पर कई सिफारिशें मिली हैं। सिफारिशों के आधार पर सरकार जिन अहम बिंदुओं में बदलाव पर गौर कर रही है, उसमें पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए सहमति के क्लॉज, सड़क, बिजली, पानी जैसे अहम प्रोजेक्ट्स के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत में भी ढील देने की संभावना पर गौर किया जा रहा है। जल्द ही इस बिल को कैबिनेट में लाने की संभावना है। केंद्र सरकार पहले ही श्रमेव जयते कार्यक्रम लॉन्च कर चुकी है और अब इसके दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है। हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। वहीं ऑयल सेक्टर में रिफॉर्म का शुभारंभ डीजल की कीमतों को डी कंट्रोल होने से हो चुका है। वित्तीय घाटे पर सबसे ज्यादा चोट ऑयल सेक्टर की सब्सिडी से होती है। जो हिसाब से ऑयल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म
के स्टेप लिए गए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप गिना जाना चाहिए, क्योंकि इतने समय तक आई थिंक जो डीजल के अंदर रिकवरी थी, आई थिंक FY16 का फुल ईयर का वर्किंग हम देखें तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का बर्डन है वो अभी खाली कैरोसिन और LPG के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड दैट वुड नॉट बी मोर देन 60,000 करोड़ ऑफ रुपीज, आई थिंक इवन एट अ हायर प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉम 110, 20,000 और 30,000 करोड़ ऑफ सब्सिडी, द सब्सिडी बर्डन ऑफ गवर्नमेंट इज कमिंग डाउन टू 60,000 करोड़. अब सवाल ये है कि क्या ये रिफॉर्म विकास की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त होंगे या फिर अभी भी मोदी सरकार को कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे. चाहत जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. वैसे सरकार शीतकालीन सत्र से नए इंश्योरेंस बिल को भी ला सकती है. बीमा सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जो काफी समय से सुधारों की मांग कर रहा है. रिफॉर्म्स का एक बड़ा एजेंडा संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार कर रहा है. शीतकालीन सत्र में बीजेपी इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% करने वाले बिल को मंजूरी दे सकती है. इंश्योरेंस बिल के पास होने के बाद विदेशी कंपनियों के भारत में होने वाले निवेश में तेजी आएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. नए इंश्योरेंस बिल के आने के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी. इससे ग्राहकों को बीमा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे, साथ ही बीमा लेना आसान और सस्ता होगा. ज्यादा कंपनियां आने से बीमा की पहुंच बढ़ेगी, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के विकल्प बढ़ेंगे. मिस सेलिंग में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा. डिजिटल फॉर्मेट में पॉलिसी रिकॉर्ड की जाएगी, साथ ही एजेंट्स के कमीशन में भी कमी आएगी. आपकी जरूरत के मुताबिक बीमा दिया जाएगा. कंपनियों के लिए पेंशन प्रोडक्ट लाना आसान होगा, साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रेडिंग पर सख्ती होगी. वहीं बैंकिंग रिफॉर्म्स पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है. प्रधानमंत्री जन धन योजना काफी कामयाब रही है, लेकिन नए बैंकों के आने के बाद इस सेक्टर में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे. साथ ही ग्रामीण बैंकिंग पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. तो मेरे साथ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत जी हैं और इसके अलावा निरंजन हीरानंदानी के को फाउंडर एंड MD निरंजन हीरानंदानी जी खुद हैं. निरंजन हीरानंदानी जी, हाउसिंग सेक्टर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग में कोई बदलाव होना चाहिए? प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज नए करना चाहते हैं या हम टाउनशिप्स करना चाहते हैं, वहां हमें लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए कर रहे हैं और बैंक्स लॉन्ग टर्म फंडिंग्स दे नहीं रहे हैं. जैसे हाईवेज के लिए दे रहे हैं और फैक्ट्रीज के लिए दे रहे हैं, लेकिन हाउसिंग के लिए नहीं दे रहे हैं, टाउनशिप्स के लिए नहीं दे रहे हैं. तो मेरे अंदाज से जब तक हम हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं दे, फाइनेंसिंग के लिए, हम टैक्सेस के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम फाइनेंसिंग के लिए बोल रहे हैं कि भाई इनको नहीं देंगे तब तक हमें लॉन्ग टर्म फंड नहीं मिलेगा और टाउनशिप्स को बढ़ोतरी नहीं मिलेगी. मतलब आपके हिसाब से ये सब किया जाना जरूरी है. वेणुगोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा. सर, डीजल को डीरेगुलेट किया जा चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में केरोसिन और LPG पर भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे? पेट्रोल हो गया है, अब रहा है केरोसिन और गैस. इसके बारे में भी धीरे धीरे स्टेप लिए जाएंगे, पर इसको टाइम लगेगा, क्योंकि केरोसिन और घर का जो गैस है इसके लिए काफी करोड़ों लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको अभी सरकार कंट्रोल कर रही है. बट डीजल का एक बहुत अच्छा काम सरकार ने कर दिया है, क्योंकि डीजल के कारण जो अननेसेसरी प्राइस में कम ज्यादा होती थी, वो जो उसके कारण लोग नाराज होते थे, वो अब जनता को बता दिया है गवर्नमेंट ने. अभी भी उनको जनता के पास जाके उनको समझा के बताना पड़ेगा कि डीजल की प्राइस ये सरकार के हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल प्राइस है, और जिस इंटरनेशनल प्राइस में डीजल उनको मिल रहा है उसी रेट में सरकार गरीबों को सबको एक जैसा डीजल दे रही है. खैर हीरानंदानी जी, अभी वेणुगोपाल जी जो बोल रहे थे वो तो आपने सुना. मैंने जीएसटी को लेकर भी उनसे सवाल किया था, लेकिन उस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगा. जीएसटी को लेकर बीजेपी शुरुआत से कमिटेड रही है और इस बार भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. अब कोई परेशानी आपको लगता है इसे लागू होने को लेकर होगी बीजेपी को या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीएसटी बीजेपी की एक कमिटमेंट रही है कि वो जीएसटी लागू करने वाले हैं और स्टेट्स की उनको सपोर्ट चाहिए थी. अब तो उनका ही स्टेट है, तो मेरे अंदाज से जैसे ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स बीजेपी के पास चले गए हैं, ऑटोमेटिकली हम जीएसटी को इंक्लूड कर सकते हैं. जरूर एक पास थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन निकल जाएंगे और जो रिफंड स्टेटस हम देना चाहते हैं या
जो आइटम्स को हम कम टैक्स करना चाहते हैं तो इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं एक आसानी होगी यहां पर बीजेपी को, क्योंकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा भी उनके पास आ गए हैं, तो जीएसटी को लागू करने में एक आसानी उनको भी होगी। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हीरानंदानी जी, आपका बहुत शुक्रिया, और वेणुगोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बिग रिफॉर्म्स की ओर बढ़ चली है मोदी सरकार, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे उसको और बूस्ट देते हैं कि वो इन बिग रिफॉर्म्स को और अच्छे तरीके से लागू कर पाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।